बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए कि आइडियल टैक्स सिस्टम फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लिए कौन सा टैक्स सिस्टम आइडियल हो सकता है कि जिसमें कलेक्शन भी ज़्यादा हो, जिसमें पाकिस्तानी अवाम को टैक्स देने में प्रॉब्लम भी ना हो, कलेक्टर्स को कलेक्शन करने में प्रॉब्लम ना हो, टैक्स देने वाले को देने में प्रॉब्लम ना हो और फेयरनेस हो। तो क्या आइडियल सिस्टम हो सकता है? ये जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो सारा नतीजा है मेरी रिसर्च का, जो मैंने खुद रिसर्च की है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे और अगर पॉलिसी मेकर्स तक ये मेरी बात पहुँचेगी तो पॉलिसी भी अगर इस पे बनाई जाएगी तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसमें हम कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क की बात करेंगे फॉर ग्रोथ एंड इक्विटी, कि इसमें ग्रोथ भी हो और इक्विटी भी बराबर हो, इक्वालिटी भी हो। इक्वालिटी होगी तो देन ही जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को जब बराबर अपने देखते हुए टैक्स पाएगा तो वो परेशान नहीं होगा कि मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, कोई दूसरा दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं अगेन थैंकफुल हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया इस पे प्रेजेंटेशन देने का। अगर हम पाकिस्तान के करंट टैक्स सिस्टम की बात करें कि आजकल जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में नाउ डेज, वो क्या सिचुएशन है, तो उसका एक स्नैपशॉट मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि लो टैक्स टू जीडीपी रेशो जो कि सिर्फ 9 to 10% है। हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, डेवलप्ड कंट्री में तो बहुत ज़्यादा होता है। ओईसीडी का भी मैं आपसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि हमारे खत्ते में बाकी लोगों की क्या है और ओईसीडी की क्या है। तो उसके बाद नैरो डॉक्यूमेंटेड टैक्स बेस, हमारा जो टैक्स बेस है वो बहुत नैरो है, कम लोग हैं जिनसे हम ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। अगर हम इस बेस को बढ़ा देंगे तो फिर ये होगा कि हम ज़्यादा लोगों से चाहे कम भी टैक्स लेंगे तो हमारे कलेक्शन पूरी हो जाएगी। और फिर हैवी रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो अच्छा इस हवाले से भी नहीं समझा जाता कि जो टैक्स की थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि अमीर लोगों से लेके गरीब लोगों या गवर्नमेंट का निज़ाम गवर्नमेंट चलाने के लिए अमीर लोगों से टैक्स लेना है। लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स होता है तो फिर जो कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो गरीब है, उसकी इस्तात है टैक्स देने की या नहीं, वो भी टैक्स देता है। तो फिर मैक्सिमम जो है हमारी रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होनी चाहिए, ये जो कि आजकल ज़्यादा है। हायर रिवीजन एंड इनफॉर्मेलिटी, ये भी मैं आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा कि हमारी कितनी इकोनॉमी और बाकी मुल्कों के मुताबिक हमारा कितना इनफॉर्मेलिटी है। उसको हम अगर रिड्यूस करते हैं और हम इसमें टैक्स अविजन कम करते हैं तो हमारी कलेक्शन डे बाई डे बढ़ेगी। और उसके बाद है वीक ट्रस्ट इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा टैक्स देने वाला जो है उसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे, शर्फिया पे एतबार नहीं है कि मेरा टैक्स जो है वो सही जगह पे यूज़ होगा। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना है और ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है टैक्स पेयर को कि आपके टैक्स का एक एक रुपया जो है वो प्रॉपर जगह पे जा रहा है और उसका यूज़ ठीक हो रहा है। तो ये है जो करंट सिचुएशन चल रही है। और अगर मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें टैक्स टू जीडीपी रेशो का, तो टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर पाकिस्तान की आप देखेंगे तो 9% के करीब है, जो मैंने आपको बताया। इंडिया हमारी नेबरिंग कंट्री है और हम एक ही टाइम पे इकट्ठे आज़ाद हुए, तो आप देखें कि उसका तकरीबन 12-12.5% तक टैक्स टू जीडीपी रेशो है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो वो भी हमसे कितनी देर बाद में हमसे आज़ाद हुआ, तो उसकी जो है वो भी हमसे बेहतर है टैक्स टू जीडीपी रेशो। लेकिन ओईसीडी की जो एवरेज रेशो है टैक्स टू जीडीपी रेशो, वो अगर आप देखेंगे कुछ 34% के लगभग है। तो इट्स मीन कि अगर 34% से हम अपने आप को कंपैरिजन करें तो हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत लो है। इसको हमें इम्प्रूव करना है, पहला तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने आपसे की कि हमें जो रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं करना चाहिए,
हमें डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आना चाहिए। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन हमारा बहुत कम है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन ज़्यादा है। ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा पोर्शन होना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होने चाहिए। ये भी एक हमें इस पे काम करना है। और फिर इनफॉर्मल इकॉनमी के साइज़ की बात करें हम, तो इनफॉर्मल इकॉनमी जो होती है डेवलप्ड कंट्री में वो मैक्सिमम 15% तक है अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें। और अगर हम बात करें इमर्जिंग इकॉनमीज़ जो है उनमें एवरेज तकरीबन 30% तक की है। लेकिन हमारी जो टैक्स बेस है वो कम होने की वजह से ये क्या है कि हमारी इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो भी हाईएस्ट है और वो 45% तक है, जो कि इसको रिड्यूस करके आई थिंक ये 20% 25% तक और इससे भी कम लाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आइडियल टैक्स सिस्टम की बात करें तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है इक्वलिटी एंड फेयरनेस, कि मैं और मेरा पीयर जो है हम दोनों एक इक्वल लेवल पे टैक्स दें। अगर मेरी इनकम 2 मिलियन है, मेरे पीयर की भी इनकम 2 मिलियन है, मैं उस पे अगर 2 लाख रुपया टैक्स दे रहा हूं और मेरा दूसरा पीयर जो है वो उस पे 10,000 रुपया टैक्स दे रहा है, तो मैं इस बात से दुखी होऊंगा कि यार इनकम तो उसकी मेरे जितनी है लेकिन टैक्स वो कम दे रहा है। और हमारे ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो इनकम हायर साइड पे कमाते हैं लेकिन उनका टैक्स लोअर साइड पे होता है, और बहुत से स्पेशली सैलरीड पर्सन जो इनकम उनकी लोअर साइड पे होती है लेकिन टैक्सेस हायर साइड पे होते हैं। एक तो इक्वलिटी आनी चाहिए और फिर फेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें ब्लैक मनी, टैक्स चोरी, टैक्स अविजन और करप्शन नहीं होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी बात जो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी होनी चाहिए। जो मुल्क, जो बिज़नेस एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, इकॉनमी अच्छी होती है, उसमें टैक्स की कलेक्शन भी अच्छी होती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो एक इस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है। फिर हमारा सिंप्लिसिटी एंड सर्टेनिटी जो है, क्योंकि लॉज बहुत मुश्किल हैं। एक बंदा अगर अपनी सिंपल बात हम शुरू करते हैं कि जिसने हर ने रिटर्न फाइल करनी है, वो अपनी रिटर्न फाइल करने जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग उतना टैक्स नहीं जमा करवाते जितना रिटर्न फाइल करने के पैसे दे देते हैं। तो इसमें अगर वो खुद कर सके तो एटलीस्ट उतना भी टैक्स जमा करवाए तो वो अच्छा खासा इनकम हो सकता है और उस चीज़ को वो यकीनी बनाए। और फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इस तरह से नहीं है कि लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि मैं किकबैक्स दे दूं, मैं रिश्वत दे के अपना टैक्स कम करवा लूं, लेकिन वो टैक्स में जमा करवाने के लिए नहीं करते। और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस चीज़ को प्रेफर करती है। तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपके जो एसेट्स बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, इसका भी आप प्रूफ दें। और फिर सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेशन। अच्छा, रेवेन्यू जनरेशन, सस्टेनेबिलिटी जो है ना आजकल का बहुत अहम टॉपिक है। जो रिसर्चर दोस्त हैं वो भी इस पे बहुत कर रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी उस पर आए ताकि वो ग्रोथ हो और मसलसल ग्रोथ हो। ये ना हो कि एक दफ़ा आपने कहीं से ऐसी सिचुएशन आई और कलेक्शन ज़्यादा कर ली और फिर आपने नहीं की। इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। तो ये सस्टेनेबिलिटी के हवाले से है। और अगर हम बात करें कि कोर प्रिंसिपल ऑफ आइडियल टैक्स मॉडल जो होते हैं उनकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से आइडियल टैक्स मॉडल बनाया जा सकता है, क्या चीज़ें उसमें हों तो किसी भी सिस्टम, इकॉनमी जो है वो आइडियल होगी। उसमें सबसे पहली बात है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हो। प्रोग्रेसिव का ये मतलब है कि आपकी जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे टैक्स के रेट बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये इनकम पे डिपेंड होना चाहिए टैक्स, कि जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स दे, जिसकी इनकम लो है वो लो टैक्स दे। और ब्रॉड बेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी इकॉनमी इनफॉर्मल है और हमारी बेस बहुत कम है, 2% लोग सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस बेस को बढ़ाया जाए। अब थोड़े लोगों से ज़्यादा टैक्स लेने की बजाय ज़्यादा लोगों से अगर थोड़ा भी टैक्स लिया जाएगा तो वो हमारी कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ पे हमारा फोकस होना चाहिए जो कि नहीं है। और फिर लो कंप्लायंस कॉस्ट,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बंदा अपनी रिटर्न फाइल करवाता है या कोई अपना सेल्स टैक्स के मैटर्स सॉल्व करवाता है, वो अपनी इसकी कंप्लाइंस के लिए जितना खर्चा करता है, अकाउंटेंट रखता है या किसी से करवाता है, उसको जितना पैसा उसमें देना पड़ता है उतना वो टैक्स नहीं जमा करवाता। तो कंप्लाइंस कास्ट की मद में उसको वो, क्योंकि बिजनेसमैन ने तो उसको खर्चे में डालना है ना, कि उसी में से निकालना है, तो वो उसमें डाल देता है और टैक्स जमा नहीं करवाता। इसी तरह डिजिटल फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी है, जिस पे हमारे काम भी हो रहे हैं। एफबीआर में बहुत सारी चीज़ें जो है ऑटोमेशन पे आ गई हैं, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज़्यादा आएंगी। तो इसको मैक्सिमम डिजिटलाइज इसलिए कर लिया जाए कि जो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट आपके पास आ रही होगी, जब आ रही होगी तो फिर आप ऑटोमेटिकली उस पर टैक्स पे कर रहे होंगे। और इसी तरह से स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट विद फेयरनेस, के जो एफबीआर की इन्फोर्समेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने का ये मतलब नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो करप्शन में स्ट्रॉन्ग है, बल्कि फेयरनेस में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगी और फेयर होगी तो देन कलेक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अगर फेयर नहीं होगी और वो भी करप्ट होगी तो फिर उससे क्या होगा कि टैक्स पेयर का इत्मीनान और बढ़ेगा, तो वो और ज़्यादा टैक्स चोरी करेगा। कि मैंने जैसे कई लोगों के जहन में है कि दबा के चोरी करो और जब कोई ऑडिट आए तो उसको पैसे दो और आराम से अपना काम करवा लो। इसी तरह ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको अभी हम ब्रॉडनिंग में ला सकते हैं, जिससे हमारी टैक्स बेस बढ़ सकती है। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम है, जिसमें लार्ज लैंड होल्डर हैं, बड़े जो ज़मींदार हैं जिनकी बहुत कारपोरेशंस पे जाके काम कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि ये इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। छोटा ज़मींदार तो पहले ही पिसा हुआ है, उसकी तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो पहले भी बिलो इनकम होगा, लेकिन जो बड़ी कारपोरेशन और बड़े लैंड लॉर्ड हैं उनको टैक्सेशन में लाने की ज़रूरत है। और फिर इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाए। जैसे कि हमने ये देखा कि हम सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल हैं, तो हमारी इनफॉर्मेलिटी कम होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन बढ़नी चाहिए, जिससे हम टैक्सेशन में आएंगे और हमारा इसमें टैक्स बढ़ेगा। और इसी तरह फ्रीलांसिंग एंड गिग इकोनॉमी जो है, आजकल जैसे होता है कि हमारा मोस्टली जो इनकम आ रही है पाकिस्तान में, ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमारा बिज़नेस जो है पाकिस्तान का वो तो बहुत तबाह हाल है, उसमें तो काम है नहीं, लेकिन ये शुक्र है कि हमारा नौजवान जो है वो लगा हुआ है कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग करता है, बाहर से करता है और उससे उसको पैसे आते हैं, गो के उसके वो एक सस्टेनेबल नहीं है, कभी उसको ज़्यादा आ गए हैं कभी कम हो गए हैं। तो अब इनके लिए भी कोई ऐसा लॉ हो ताकि वो भी हम टैक्स नेट में भी आएँ और वो अपनी कंट्रीब्यूशन करें इनकम में और उसको लीगलाइज करें, ताकि वो उनका भी फॉर्मल इकॉनमी में शामिल हों। इसी तरह रिटेल एंड होलसेल ट्रेड जो है, आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो उनका टैक्स जो पेमेंट है वो सैलरीड क्लास से भी कम है। हालांकि वो बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे होते हैं, बहुत ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो फिर वो सिंपली क्या करते हैं कि इतना हमारे बिजली के बिलों पे कटा, इतना ये कटा, इतना वो कटा, उसको एडजस्ट करके कोशिश करते हैं कि उसी को कर ले। तो इनको भी नेट में लाने की ज़रूरत है, जिस पे काम हो रहा है, कि जिस पे एफबीआर कोशिश कर रहा है कि पीओएस की इंटीग्रेशन हो रही है, लेकिन उसमें खातिर खा कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी चले, कोशिश है तो उम्मीद है हो जाएगी। इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स जो है, इसको भी टैक्सेशन में लाने की ज़रूरत है कि ये आएगी जब टैक्स में नेट में आएगी ई कॉमर्स से, तो इससे जो इनकम आ रही है तो वो भी ये ब्रॉडनिंग होगी, हमारी बेस बड़ी हो जाएगी। जब बेस बड़ी होगी तो वो ज़्यादा लोगों से कम भी टैक्स लेंगे, तो हमारा कलेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है, मैंने आपको पहले भी इस पे बताया कि हमेशा जो है टैक्स की थ्योरीज जो है ये प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में बात करती है कि जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे आप टैक्स लें ज़्यादा, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स हर तरह के लोगों से आप कलेक्ट करें। तो इसमें है ग्रेजुएटेड पर्सनल इनकम स्लैब्स, के जैसे जैसे बढ़ती जाती है स्लैब उसमें टैक्स का रेट बढ़ता है। और लोअर बर्डन ऑन द लो इनकम ग्रुप, जो लो इनकम ग्रुप है ज़ाहिर है उस पर टैक्स के थ्योरी भी टैक्स की यही कहती है, और उन पर बर्डन भी कम होना चाहिए। और फेयर कारपोरेट टैक्सेशन, जो कारपोरेशंस हैं उनका भी टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो फेयर होगा तो कलेक्शन ज़्यादा होगी। और वेल्थ एंड प्रॉपर्टी बेस्ड जो है टैक्सेशन, ये इसलिए ज़रूरी है कि जो वेल्दी पीपल्स हैं वो टैक्स ज़्यादा दें, तो इससे
भी प्रोग्रेसिव सिस्टम जो है वो बढ़ सकता है। तो रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी मैं हमेशा बात करता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब अक्सर मैं एग्जांपल देता होता हूँ, आप कहेंगे कि एक एग्जांपल को ही आप रिपीट करते हैं, वो इसलिए कि वो आसानी से समझ आ जाती है कि एक मोटरसाइकिल वाले ने जाके जब पेट्रोल डलवाया और उस पे उसने टैक्सेशन दी, टैक्स जो दिया उसका भी गवर्नमेंट को पर लीटर उतना ही टैक्स जाना है जितना एक लैंड क्रूज़र वाले ने डलवाया। अब ये देखें कि टैक्स के जितने लीटर उसने डलवाए उस पर जो टैक्स है और लैंड क्रूज़र वाले ने जो डलवाए उस पर भी सेम रेट है। तो अब वो चिंगची वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, तो उसके बराबर टैक्स दे रहा है, तो इससे जो है रिलायंस इससे कम होगी, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री होगी, सेटिस्फैक्शन फील करेगी और अच्छा उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी। कि शिफ्ट फोकस ऑन डायरेक्ट टैक्सेस के इनकम टैक्स पे जैसे आना चाहिए सेल्स टैक्स की बजाय, और फिर रैशनलाइज द सेल टैक्स रेट, सेल टैक्स का रेट जैसे 18% है हमारे, बहुत ज़्यादा है, इसको रैशनलाइज करना चाहिए क्योंकि ये हर किसी ने देना है, तो उस पर जो पुअर पीपल्स हैं उनका ख्याल रखा जाए। और रिड्यूस द रिग्रेसिव इम्पैक्ट जो है कि जैसे कि पुअर पे और हर किसी पे जो रिग्रेसिव टैक्सेस इसको कहते हैं, ये इस पे रिलायंस कम होनी चाहिए। और टारगेट लग्जरी कंजम्पशंस जो हैं कि जैसे कि लग्जरी आइटम्स जो इंपोर्ट करते हैं या यूज़ करते हैं उन पे टैक्स लगना चाहिए, और आम चीज़ जो है जो हर गरीब अमीर आदमी यूज़ करता है, गरीब आदमी स्पेशल यूज़ करता है, उस पे ये टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो ये रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। और अगर हम डिजिटल एंड स्मार्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गो के एफबीआर बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे आ गया है और स्पेसिफिकली आ रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली नहीं है। डाटा जो है इनकी जो एग्रीमेंट्स हैं विद अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से इनको डाटा आता है वो कम है, उसको ज़रा बेहतर होना चाहिए। जैसे कि ई फाइलिंग और ई इनवाइसिंग इस पे हो रही है, बल्कि जो लोग डिजिटल अभी एफबीआर के साथ जिन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया उनको अभी हैवी पेनल्टीज़ लगनी शुरू हो गई हैं, जो कि 3 मिलियन तक की पेनल्टीज़ हैं, तो वो अपने आप को जल्दी करें ताकि उससे बचें। तो ये सिस्टम एफबीआर के जो है ना कर रहा है। उसके बाद एआई बेस्ड रिस्क ऑडिट जो है वो भी वैसे अभी इस पे सिस्टम हो रहा है, हो गया है कि एआई बेस आप एक कमांड लगाते हैं तो वो आपको बता देता है कि ये लोग जो थे इनको गिफ्ट गए हैं क्या, चेक करें कि गिफ्ट की ऐसी सिचुएशन है, वो एक कमांड पे आ जाते हैं सारे। या फिर ऐसी है कि फॉरेन रेमिटेंस किसी ने अगर मंगवाई है तो क्या उनके पास सर्टिफिकेट है फॉरेन रेमिटेंस का, या वो एआई बेस इसके ऑडिट करते हैं कि जो एक किसी पॉइंट को पकड़ा और उसको कमांड लगाई तो सिस्टम सारा जो है ना उस पर डिटेक्शन खुद निकाल के दे देता है। और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है इस पर भी मेरे काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं कि जब चीज़ प्रोड्यूस होती है प्रोडक्शन से लेके एंड कंजम्पशन तक उसको ट्रेस किया जाता है कि इस पे टैक्सेस प्रॉपर पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसमें भी कुछ इंडस्ट्रीज़ पे हैं, ये भी सब पे होगा तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और डाटा इंटीग्रेशन जो है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब ये बैंक्स के साथ, नादरा के साथ और यूटिलिटीज़ के साथ और पंजाब गवर्नमेंट और इस तरह से एक्साइज एंड टैक्सेशन ये सब के साथ जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। बल्कि जब नादरा के साथ ही होगा तो फिर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एफबीआर को रिसीट होगी और जिससे ये डिजिटल और स्मार्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। अब एफबीआर की जो कैपेसिटी है जैसे जैसे ऑटोमेशन हो रही है तो उसको भी उस लिहाज से स्ट्रेंथन करना होगा। उसको ऑटोमेटेड सिस्टम को चलाने वाले जो हैं वो फेयर लोग चाहिए होंगे जो इसको चलाएंगे। तो इसके लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि इसमें रिफॉर्म की जाए और जो ऑटोमेशन पे चल रहा है तो उसको चलाने वाले लोग जो हैं उस चीज़ के एक्सपर्ट उसमें आएँ और परफॉर्मेंस बेस इंसेंटिव्स दिए जाएं। जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इंसेंटिव मिले और जो नहीं परफॉर्मेंस कर रहा, जो करप्शन कर रहा है उसको डी इंसेंटिवाइज किया जाए। और इसी तरह एंटी करप्शन और सेफगार्ड्स जो हैं इनका भी प्रोसेस सख्त होना चाहिए ताकि स्ट्रेंथ की जाए कैपेसिटी। और फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड ऑटोमेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और कैपेसिटी इन्हांस हो ताकि अच्छी उसमें कंप्लाइंस हो सके। तो इसके बाद अगर हम सिंप्लीफाइज द टैक्स लॉज एंड प्रोसीजर्स, ये जैसे मैंने बताया कि टैक्स लॉज जो हैं बहुत कम्प्लेक्स हैं, उसको आम बंदे को समझ नहीं आ सकता। बाज़ औक़ात समझाते हैं हम तो एक सिंपल बात जो है वो समझने में मुश्किल हो रही होती है। तो इनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है कि फ्यूअर रेट्स एंड एग्जाम्पशंस जो हैं
वो कम होनी चाहिए कि ताकि वो लॉ में क्लियर हो हर बात। सिंपल रिटर्न फॉर्म होना चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि हर बंदा आराम से उसको भर सके। और प्लेन लैंग्वेज टैक्स लॉज की यूज़ होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड जो लैंग्वेज है ये नहीं होनी चाहिए, ताकि वो ईज़िली से अंडरस्टैंड कर सके हर बंदा। और यूनिफाइड टैक्स पोर्टल्स जो हैं वो होने चाहिए, तो ताकि इसमें सिंप्लीफिकेशन आए। और अगर हम इनकरेज करें वॉलंटियरली कंप्लाइंस जो है वो जब ज़्यादा होगी, वॉलंटियरली लोग, जैसे कि ज़कात लोग पे करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम ज़कात पे करें, उशर पे करें, लेकिन टैक्स नहीं पे करना चाहते। अमीर लोग बहुत मैंने देखे हैं कि वो ज़कात तो बहुत अच्छी देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। वो गरीबों को बांटते हैं, दस्तरखान चलाते हैं, लेकिन टैक्स देते हुए वो हेजिटेट करते हैं। तो इसमें इनकरेज करनी चाहिए कि वॉलंटियरली कंप्लायंस करें, कि टैक्स पेयर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स बने जाएं, इंसेंटिव्स फॉर द फाइलर्स हो और फास्ट रिफंड्स हो, और प्रोटेक्शन ऑफ द टैक्स पेयर राइट्स जो हैं इसकी प्रोटेक्शन की जाए, ताकि वो जो है इसमें खुद आएँ और ख़ुद टैक्स पे करें। इसी तरह इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेहतर जो जैसे कि ये एस्टोनिया जो है उसमें डिजिटल टैक्सेशन का सिस्टम है, जिसकी वजह से वो बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो जर्मनी है वो सिर्फ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम पे चल रहा है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और ब्राज़ील जो है उसकी भी डिजिटल इकॉनमी है टैक्सेशन की, जिसकी वजह से उनकी कलेक्शंस जो हैं बहुत अच्छी हैं और इकॉनमी फॉर्मल है। तो अब अगर हम इनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें तो हमें क्या चैलेंजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन के। नंबर एक तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बहुत आती है, क्योंकि जब आप कोई नया लॉ बनाते हैं तो उसमें जो पॉलिटिक्स हैं हमारी पार्टीज़ वो क्या करती हैं कि वो एक दूसरे को बेजा उसकी मुखालफत करती हैं। बाज़ औक़ात कोई अच्छा काम करना भी चाहे तो दूसरा उसको करने नहीं दे रहा होता। तो इसमें यह है कि वो मुल्क का जब सोचेंगे सारे, और पाकिस्तान के लिए जब अच्छा सोचेंगे तो फिर जो है कि अच्छे लाज और बनेंगे और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं होगी। एलीट जो है वो क्योंकि कैप्चर उसने किया हुआ है पूरी पाकिस्तानी लॉ मेकर्स को, तो उसकी वजह से भी वो अपने बेनिफिट के लिए लाज बनाते हैं। और फिर डिजिटल डिवाइड है और कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि जो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, प्रॉपर राइट मैन और राइट जॉब नहीं है। जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो इसके काबिल नहीं है, और जो काबिल लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो ये कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट भी हैं, जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं। अब मेरी रिसर्च के मुताबिक ये है कि अगर हम इसका क्या रोड मैप हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन का, तो इसमें सबसे पहले है कि ये फेज़ वाइज इसकी रिफॉर्म की जाए, कि अगर हम फ़ौरन नहीं कर सकते, सारी एक ही दफ़ा नहीं कर सकते, तो फेज़ वाइज इसकी रिफॉर्म्स में आया जाए ताकि हम ये काम कर सकें। और फिर पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कि पब्लिक को जब अवेयरनेस, जो कि मैं अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं पब्लिक को अवेयर करूँ कि टैक्सेशन जो है ये आपकी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर रहा हूँ, और मैं बगैर किसी लालच के और बगैर किसी फंडिंग के ये काम कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये मेरा माटो है मेरी ज़िंदगी का कि मैं ये करता रहूँगा, और इंशाल्लाह ये ताहयात मैं करता रहूँगा ताकि अवेयरनेस में देता रहूँ। और फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजी की जो इन्वेस्टमेंट है, कि टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि लोग जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कलेक्शंस को बेहतर कर सकें। और पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, कि ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से मुल्क में भी स्टेबिलिटी आए और इसमें ट्रस्ट आए टैक्सेशन सिस्टम पे। जब ट्रस्ट आएगा तो जिस तरह मैंने बताया कि लोग ज़कात देना पसंद करते हैं, उशर देना पसंद करते हैं, लेकिन टैक्स देना नहीं करते, तो जब पॉलिसी और पॉलिसी की स्टेबिलिटी होगी और ट्रस्ट बिल्डिंग होगी तो देन ये आराम से उसमें कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अपनी सारी डिस्कशन जो है इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन में ये आएगा कि फेयरनेस बिल्डिंग एंड कंप्लाइंस सबसे ज़रूरी चीज़ है, कि फेयरनेस होगी तो आपका टैक्स सिस्टम ग्रोथ करेगा और कलेक्शन अच्छी होगी। डिजिटल सिस्टम इम्प्रूव एफिशिएंसी, के ज़ाहिर है डिजिटल सिस्टम इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, तो इसमें आप डिजिटलाइज हर चीज़ को करेंगे तो एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। इसी तरह ब्रॉड बेस एंड रिड्यूस बर्डन, जब बेस ब्रॉड होगी तो फिर जो कम लोगों से हम टैक्स ज़्यादा लेते हैं उनका बर्डन कम होगा, बेस बड़ी होगी तो कलेक्शन भी बड़ी होगी। इसी तरह आइडियल टैक्स सिस्टम जो है इसमें ग्रोथ और जस्टिस जो होगी
ग्रोथ और जस्टिस बहुत ज़रूरी है। देन ही एक मेरा टैक्स जस्टिस पे भी लेक्चर है, अगर आपको मौका मिले तो उसको भी देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया है कि जब टैक्स जस्टिस होगा तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये भी मैंने इसमें आपको बताया है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका मैं रिप्लाई करूंगा, या इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का मैंने नंबर भी लिख दिया है, तो उस पर भी आप कोई करेंगे तो मुझ तक क्वेश्चन पहुंच जाएगा और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। उम्मीद है आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, और जो लोग इसको समझ गए हैं उनके लिए फ़र्ज़ है कि वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को समझ जाएं और हमारा मुल्क ग्रोथ की तरफ जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।